गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो GKV बाय स्टडी पॉइंट, जिसमें आज अपन लोग यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। बस ये जो आपके सामने बोर्ड पर जो दिख रहा है बेटा, इतना सा पहला चैप्टर है, बहुत ईजी है। बेसिकली अपन लोग थोड़ी बहुत देर में क्लियर कर लेंगे। पहले चैप्टर का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जन्म। ठीक है, फिलहाल अपन लोग ये समझते हैं कि आवर्तबीजी पादप होते क्या है। ठीक है, आवर्तबीजी पादप होते क्या है अपने को सबको पता है। अपने 11th में बहुत अच्छे से स्टडी की थी पादपों का जो वर्गीकरण था उसमें कि आवर्तबीजी सबको पता चल गया होगा। यदि हम लोग इसे यदि डिवाइड करते हैं तो आवर्त प्लस बीजी, इट मीन्स ऐसे बीज जिनके ऊपर या जिनके बीजांड पर बीजावरण पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बीज जिनके बीजांड पर क्या पाया जाता है, बीजावरण पाए जाते हैं, वो प्लांट्स कहलाते हैं, आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो पादप होते हैं ये पादप द्विगुणित होते हैं। ठीक है, ये जो पादप है ये पादप क्या होते हैं, द्विगुणित, मतलब ये अपने जीवन की प्रावस्था में 2n प्रावस्था में पाए जाते हैं। कौन सी प्रावस्था पाए जाते हैं, ये 2n प्रावस्था में पाए जाते हैं। और इन पादपों की मुख्य पीढ़ी होती है बेटे बीजाणुद्भिद पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी इन पादपों की मुख्य पीढ़ी होती है। बात करें अब बेसिकली प्लांट्स के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। पादप है जो है बेटे वो दीर्घजीवी होते हैं, स्वकोशी होते हैं। और स्पेशली ये जो पादप है बेटे हमारे सबको होता है, ये पादप जड़, तना और पत्ती तीनों भागों में बिल्कुल मैच्योर रूप से डेवलप होते हैं। हम लोग इनमें जड़, तना और पत्ती आराम से देख सकते हैं। ये होगी आवर्तबीजी पादपों के बारे में बेसिक बात। अब अपन लोग बात करते हैं, हमारा जो लेसन है इसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जन्म। अब अपन लोग बात करते हैं बेटे जनन के बारे में। अपन लोग बात करते हैं जनन के बारे में। जनन के बारे में बेसिकली हमारे को सबको पता है, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन क्यों किया जाता है, हमारे को सबको पता है कि जनन वह प्रक्रिया है। ठीक है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संतति की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, यदि सोचो जीवों में फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, निषेचन ना हो, मतलब जनन की प्रक्रिया ना हो, तो क्या वो संतति आगे बढ़ पाएगी? नहीं। इसी आधार पर बेटे चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो जीव हो, वो सब अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए निरंतर जनन की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटे, लेसन का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। जनन आवर्तबीजी पादपों में सिर्फ दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपन लोग थोड़ा सा इसी के बारे में देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, अलैंगिक जनन क्या होता है। देखो बात करते हैं अपन लोग अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अलैंगिक जनन, इसकी बहुत सी परिभाषा है, हम लोग जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में, ठीक है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है, वो कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और यहीं से इसे भी मैं क्लियर कर देता हूं, लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा कौन सा अपना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में कितने, दो जनक भाग लेते हैं। ये दो जनक कौन कौन से हैं, नर और मादा। इसके बारे में हम लोग लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल लेसन नंबर 1 में हमारे हैं अलैंगिक जनन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है, वो कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेते तो आप लोग सोचेंगे सर कैसे, जैसे कि हालांकि अलैंगिक जनन तो बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अपन लोग ये जो लेसन है, जैसे कैसे कि अपने अपन लोग बहुत उदाहरण ले सकते हैं। बेसिकली अपन ने देखा होगा अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, न्यूक्लिना, ये जो भी शब्द है बेटे, ये इनके एग्जाम, ये है जीवों में। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटे, हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे, ये देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये है जीव में, आपने देखा होगा एक अमीबा टूट कर 2 बन रहा है। इट मीन्स उसमें जीव कितना था, सिर्फ एक, जनक कितना था, एक।
दो नहीं थे, एक टूटकर कितने में जा रहा था, दो में जा रहा था। तो यही से इसकी परिभाषा निकली है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, वो कौन सा जनन कहलाता है, अलिंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हालांकि दूसरी परिभाषा भी है अपने यहाँ पे जो बुक में दी हुई है, ठीक है, वो भी अच्छी खासी परिभाषा है, लेकिन वो यहीं से निकल कर आई है वो परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है, वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है, ठीक है, वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है, वह जनन कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब मैं आपको इन दोनों डेफिनेशन के बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा, ये एक कैसे है। देखो युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब है जब युग्मक गैमेट, ठीक है, जब युग्मक आपस में मिलेंगे, संलयित होंगे, आपस में जुड़ेंगे। आपस में कैसे जुड़ेंगे युग्मक, जाहिर सी बात है, हमारे को सबको पता है कि कम से कम जुड़ने के लिए कितने चाहिए, दो चाहिए। जाहिर सी बात है, कम से कम जुड़ने के लिए कितने चाहिए, दो चाहिए। लेकिन हमारे को ये पहले से ही पता है कि दो हमारे पास है नहीं, ठीक है, दो हमारे पास है नहीं, तो उनका संलयन कहाँ से होगा, एक अकेला गैमेट होगा, उसका संलयन कहाँ से होगा, ठीक है। इट मींस यहाँ पर युग्मक संलयन नहीं होता है और गुणसूत्रों की संख्या भी क्या नहीं होती है, आदि नहीं होती है। इट मींस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और यही रीजन है, यही रीजन है इस अलैंगिक जनन की एक अच्छी बात है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अब क्लोन किसे कहते हैं, हमारे सबको पता है, विश्व का सबसे पहला क्लोन हमारे सबको पता है डॉक्टर इयान विल्मुट ने, ठीक है, रोजलिन संस्थान में, ठीक है, डोली भेड़ का निर्माण किया था, बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन उसे कहते हैं वह संतति जो आकारिकी और आनुवांशिकी, वह संतति जो आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से किसके समान होती है, जनक के समान होती है, वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोन। अब इन दोनों बातों में देखो बेटे, अपन लोग एक कॉम्बो ढूंढते हैं, दोनों बात एक कैसे है कि ये आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान कैसे है, और ये इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक कैसे है। इन दोनों के बारे में अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं। अपन ने क्या पढ़ा, आकारिकी और आनुवांशिक, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ से, अलग हट थोड़ा सा। जैसे कि अपन लोग देखते हैं बेटे, जैसे कि अपन ने एक गुलाब का पौधा है, समझाने के तौर पर, हालांकि इसमें बहुत सी तरह जैसे इसमें आएगा तो नहीं में आएगा, फिलहाल समझाने के तौर पर बताता हूँ ये क्लोन कैसे। जैसे कि अपन ने एक गुलाब की डाली, दो गुलाब की, एक गुलाब का पौधा तो ऐसा है जिसमें फूल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, एक गुलाब का पौधा ऐसा है जिसमें फूल कम आते हैं। अब अपन ने क्या किया, अब अपन उन दोनों पौधों की डाली को काट लिया, कलम निकाली उनकी और उनका कर दिया रोपण, ठीक है, उनका क्या कर दिया अपने रोपण कर दिया, उन दोनों कलमों का क्या कर दिया, रोपण कर दिया। रोपण करने के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद, जिस पौधे में गुलाब के फूलों की संख्या ज्यादा थी और जिस पौधों में गुलाब के फूलों की संख्या कम थी, उन दोनों पौधों को देखा तो हमने देखा कि जिस पौधे की कलम हमने ली थी जिसमें गुलाब के फूलों की संख्या ज्यादा थी, उस कलम में भी बेटे गुलाब के फूलों की संख्या ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और जिस पौधे में हमने गुलाब के पौधों की जो कलम ली थी, जो डाली ली थी बेटे, उसमें गुलाब के पौधों की फूलों की संख्या क्या होती है, कम ही होती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो ज्यादा गुलाब का सॉरी जो पौधा था जिसमें ज्यादा गुलाब थे, ठीक है, वो अगर उसकी अपन ने डाली काट ली, ठीक है, तो उसके बेटे आनुवांशिक, इट मींस जीन, गुणसूत्र, वो किसमें ट्रांसफर हो गए, उसकी संतति में अपने आप। बात करें आकारिकी, आकारिकी का मतलब है ये जो अधिक गुलाब वाली जो पेड़ था बेटे, वो उतना ही बड़ा होगा, उतने ही आकार में अपने जनक के समान ही डाली भी बेटे वैसी ही होगी। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है,
जाता है। कभी कभार एक नंबर की डेफिनेशन आई हुई भी है ये, एक नंबर की परिभाषा ये क्लोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह संतति और जनन के बारे में सब लोग जानते हो आपने, जैसे अपन संतति है और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, वो हमारे क्या है, जनक, ठीक है। जिसने हमें जन्म दिया है वो है जनक और अपन उनकी क्या है, संतति है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन उसे कहते हैं वह संतति जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। और ये अलिंगी जनन की विशेषता है। शायद सबको समझ में आ गया होगा अलिंगी जनन के बारे में, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अलैंगिक जनन है बेटे, इसे असंग जनन भी कहते हैं, ठीक है। जो अलैंगिक जनन है उसे असंग जनन भी कहते हैं। असंग जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन अभी ने पढ़ा था जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, और युग्मक संलयन ना हो, ठीक है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया ना हो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। यही बेटे असंग जनन, बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। असंग जनन की परिभाषा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या? बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। देखो युग्मक बन ही नहीं रहे, गैमीट बन ही नहीं रहे, तो उसमें संलयन कहाँ से होगा? संलयन नहीं होगा तो निषेचन कहाँ से होगा? आगे बात समझ में? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? असंग जनन भी कहा जाता है। इसे अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? असंग जनन भी कहा जाता है। अब आप लोग समझ में आ गया बेसिकली, ठीक है। और फिर भी यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका आंसर मैं वहां से दे दूंगा। आगे आप लोग देखते हैं बेटे, ये जो अलैंगिक जनन है ये सिर्फ आवर्तबीजीपादपों की बात चले। यहाँ पे आप लोग ये मत देखना कि सर अलैंगिक जनन द्विपरक, नहीं, सिर्फ आवर्तबीजीपादपों की बात चले। जो अलैंगिक जनन है ये आवर्तबीजीपादपों में दो प्रकार होता है, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, ठीक है। अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अब अपन लोग पढ़ते हैं कि अनिषेक बीजता क्या होता है, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ते हैं बेटे कि अनिषेक बीजता क्या होता है। अनिषेक बीजता वह जनन, ठीक है, वह जनन जिसमें बीज के द्वारा, वह पादप जिसमें बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, ठीक है। वह पादप जिसमें प्रवर्धन तो बीज के द्वारा होता है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्या? वह जनन जिसमें कि पादप में प्रवर्धन तो बीज के द्वारा होता है लेकिन क्या नहीं होता बेटे? अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। एक मिनट में वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, अच्छा खासा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अनिषेक बीजता उसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यदि आप लोग आगे देखते हैं, हमारा दूसरा कौन सा है? कायिक जनन। कायिक जनन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे अपन लोग कहते हैं कायिक जनन। इसकी परिभाषा अपन लोग देखते हैं, वह जनन, ठीक है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में जड़, तना, पत्ती और पादप के कायिक भाग लेते हैं। वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में, ठीक है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया में पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, ठीक है। कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती और कलिका या जन्नांग जो भी है, ठीक है, ये भाग लेते हैं। वो जनन कौन सा जनन कहलाता है? कायिक जनन,
डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका या जननांग भाग लेते हैं, वो जनन कौन सा कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। बात करते हैं कायिक जनन में एक और आता है कायिक परवर्ध, ठीक है, कायिक परवर्ध। कायिक जनन में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? कायिक परवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक परवर्ध। मतलब कायिक जनन में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं? कायिक परवर्ध कहलाते हैं। जैसे कि जड़, तना, पत्ती, ये जो भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके कायिक परवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक परवर्ध कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेसिकली थोड़ा सा जल्दी करते हैं। जो कायिक जनन है, ठीक है, ये बेटे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कृत्रिम तो एक नॉर्मल बात होगी, ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक ये बताने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी है तो देख लो, प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा है, नेचुरल है जिसमें मानव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है, मानव ने बिल्कुल भी हाथ नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है मानव का, वो सीधा नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा है। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम जो पूर्ण रूप से मानव के द्वारा किया गया है, यानी वह निषेचन जो प्राकृतिक रूप से होता है वो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, और वह निषेचन जिसमें मानव की भूमिका रहती है वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है। परिभाषा तो बेसिकली बना लोगे आप लोग। वह जनन, कायिक जनन क्या है? ठीक है, वह जनन जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल रूप से होता है वो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन कहलाता है। और प्राकृतिक कायिक परिवर्तन बेटे 4 प्रकार का होता है, जड़, तना, पत्ती, जननांग, जिसे अपन लोग कलिका कह सकते आता है कभी। ठीक है, जड़, तना, पत्ती और जननांग। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली बहुत ही 8वीं क्लास से 7वीं क्लास 6वीं क्लास में चलता रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी लेते हैं। जड़, तना, पत्ती और ठीक है जननांग। सबसे पहले बात करते हैं तने की। ठीक है, ये अच्छा खासा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटे तने द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तने द्वारा कायिक जनन जैसे कि मैंने अभी गुलाब का बताया था आपको। ठीक है, वो किसके द्वारा था? तने के द्वारा, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं था, वो था कृत्रिम। ठीक है, वो क्या नहीं था? प्राकृतिक नहीं था बेटे, वो क्या था आपका? कृत्रिम था। यदि हम लोग प्राकृतिक की बात करें, ठीक है, प्राकृतिक की बात करें तो जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, शीशम वगैरह हुआ, ठीक है, नींबू हुआ, इनमें सब में प्राकृतिक होता है। ठीक है, बात करते हैं जनन की वह प्रक्रिया जिसमें तने को तना भाग लेता है। ठीक है, जैसे कि तने के बहुत से रूप होते हैं। ठीक है, तने द्वारा बेसिकली देख लेना है आप लोग। ठीक है, इजी सा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा मैं। तना, तने के बहुत से रूप होते हैं बेटे, ये मोस्टली अपने को याद रखना है क्योंकि जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, अभी फिलहाल कोर्स चेंज हो गया 2 सालों में। ठीक है, इससे पहले जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था तब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कॉलम ए और बी आया था, जो आज भी अभी फिलहाल कोर्स चेंज हो गया उसमें भी चल रहा है। ठीक है, तने के बहुत से रूप है, कंद, परकंद, सलकंद, घनकंद, अंतःभूस्तारिका, ठीक है, भूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका, अंतःभूस्तारिका, स्तारिका और एक रह गया सभी ऊपरी भूस्तारिका। ठीक है, ऊपरी भूस्तारिका। ठीक है, एक तरफ तो कॉलम ये आया था, कॉलम ए, एक तरफ था कॉलम बी जिसमें नाम था जैसे कि आलू, गाजर, मूली वगैरह वगैरह जो भी नाम आया था, और कहा था कि कॉलम ए और बी को सम्मिलित कीजिए। इट मीन्स परकंद, घनकंद, सलकंद इनका रूपांतर। ठीक है, तो आपके लेसन में बाकायदा अच्छे से दिए हुए हैं, हमारा टाइम बचेगा। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं तने द्वारा कायिक परिवर्तन में, ये देखो जैसे कि परकंद का उदाहरण दिया हुआ अदरक, कंद का उदाहरण दिया आलू, देख लेना आप लोग इसमें। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। अब आगे चलते हैं जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन। ठीक है, जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन में हमने दिखाया है। ठीक है, जैसे कि किसी भी पादप की जड़ों को यदि हम लोग, ठीक है, निकाल कर या भूमि में रोपित कर देते हैं, ये तो कृत्रिम होता है, सब बार बार ये बता दूंगी। ठीक है, नेचुरल रूप से जैसे कि शीशम का पौधा हुआ, शीशम का पौधा हुआ, चमेली का पौधा हुआ, इनकी जड़ें निकल आती है। ठीक है, और इनकी जड़ों से नया ही पादप तैयार हो जाता है। ठीक है, इनकी जड़ों से नया ही पादप तैयार हो जाता है। आप लोग देख लेना इनका उदाहरण। बात करते हैं पत्ती का। पत्ती का उदाहरण सबको पता है, आपने वो अच्छे से पता है सबको। ठीक
ठीक है। पत्ती के उदाहरण की यदि हम लोग बात करते हैं तो पत्ती का अच्छा खासा उदाहरण है ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम जिसे हम लोग क्या कहते हैं पत्थर चट्टा भी कहते हैं, ठीक है। पत्थर चट्टा में आपने देखा होगा छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं पत्थर चट्टा के ऊपर, पौधा होता है छोटा सा होता है, पत्ती ही रहती है उसमें, ठीक है। छोटे छोटे जो पत्तियां हैं, ठीक है, जैसे कि उसके छोटे छोटे पादप जो पत्तियां हैं उसके यहाँ पर छोटी छोटी कलिकाएं आ जाती है, आप देखना यही कहते हैं अपन लोग बेटे कलिकाएं, क्या कहते हैं कलिकाएं। वो छोटी छोटी कलिकाएं जैसे ही जो ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा की जो पत्ती है वो टूटकर नीचे गिरती है और नमी के संपर्क में आती है, पानी के संपर्क में, जहाँ पर नमी हो पानी हो, ठीक है, वहां पर संपर्क में आती है तो इन कलिकाओं से जड़ें निकल आती है और उस जड़ों से नया पादप तैयार हो जाता है, ठीक है। उन जड़ों से क्या होता है बेटे नया पादप तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग जननांगों द्वारा। जननांगों द्वारा की नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग जननांगों द्वारा। जननांगों द्वारा जैसे मान लो जो पुष्प है उसकी जो कलिका है, उसकी जो कलिका है जिसमें आपने देखा होगा नर और मादा जननांग होते हैं, ठीक है। उनमें भी कभी कभी प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली ज्यादा समझने की बात नहीं, आप लोग उसमें बुक में जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अपन लोग बात कर रहे थे कृत्रिम कायिक जनन की, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन क्या है, वह जनन जिसमें निषेचन की प्रक्रिया में कौन मानव अपना योगदान देता है, ठीक है, किसी ना किसी रूप से योगदान देता है, वो चल जाता है कृत्रिम कायिक जनन। इसमें सबसे पहला है कर्ता, बेसिकली ये आप लोग सब लोग किसानों खेतों से बिलोंग करते हैं, किसान वर्ग के हैं लगभग ज़्यादातर, तो ये चीज़ें तो सबको आती होंगी। जैसे कि मान लो कर्तन लगाना, कर्तन लगाना सबको पता है। कर्तन लगाने में मतलब क्या होता है, हम लोग किसी पौधे की किसी भी कर्तन किसी भी भाग को काट देते हैं, ठीक है, और उसे काट कर हम लोग क्या करते हैं भूमि में रोपित कर देते हैं। भूमि में रोपित करने पर हम लोग देखते हैं कि उससे पूरा पादप तैयार हो जाता है, ठीक है। यही है एक प्रकार से कर्तन लगाना, क्या है कर्तन लगाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तौर पर ये जो कर्तन है, कर्तन समझ में आ जाएगा सबको। ये कर्तन आपका दो प्रकार के, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में मतलब यदि हम लोग तने को काट कर लगाते हैं, जैसे कि गुलाब अभी मैं कह रहा था, ठीक है, जैसे कि गुलाब की डाली को काट कर हम लोग क्या करते हैं रोपित कर देते हैं, उससे नया पादप तैयार हो जाता है। वो कौन सा कर्तन कहलाता है, स्तंभ कर्तन कहलाता है। दूसरा है मूल कर्तन। मूल कर्तन मतलब किसी भी पादप की जड़ी यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, जड़ से कोई सा पद ले सकते हैं, उसकी जड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं उसका रोपण कर देते हैं और उससे क्या होता है नया पादप तैयार हो जाता है। वो क्या कहलाता है मूल कर्तन कहलाता है। बात करते हैं हम लोग दाब लगाना, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं दाब लगाना। दाब लगाना विधि क्या है, दाब लगाना विधि में हम लोग देते हैं कि ये दो प्रकार की है, टीला दाब विधि और वायु दाब या भट्ठी दाब विधि। अच्छी खासी है, थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, बता दिया होगा सबने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लोग बेटे दाब लगाना। दाब लगाना में दो विधि है, टीला दाब और वायु दाब। टीला दाब और वायु दाब क्या होती है देखो, ठीक है। टीला दाब या वायु दाब क्या होती है, हमने देखा है बेटे बहुत से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी शाखाएं हैं कुछ झुकी हुई रहती है नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत से पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं नीचे की तरफ झुकी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, टीला दाब विधि की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत से प्लांट होते हैं जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं जो शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई है उनसे जो कलिकाएं निकली हम लोग क्या करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं बेटे उन शाखाओं को क्या करते हैं मिट्टी के अंदर नीचे जहाँ पर नमी हो, ठीक है, जहाँ पर नमी हो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटे उसे दबा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, एक चीज़ हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उनकी जो कलिका है वो भूमि में नहीं दबनी चाहिए, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं जो पादप की जो शाखाएं हैं जो झुकी हुई रहती है उन शाखाओं को हम लोग क्या करते हैं बेटे खींचकर मिट्टी में दबा देते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि उनकी कलिका क्या हो ऊपर की तरफ हो। थोड़े दिनों बाद वहाँ पर हम लोग नमी रखते हैं और थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से कुछ जड़ें निकल आती है और जड़ें निकलने पर हम इस पादप को यहाँ से काट कर क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं और उन जड़ों से बेटे एक और नया पादप तैयार हो जाता है। ये विधि कौन सी विधि है, टीला दाब विधि। कौन सी विधि है, टीला दाब विधि। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं दूसरी विधि जिसका नाम है वायु दाब विधि, ठीक है।
जिसका नाम है वायुदाब या घुट्टी लगाना। वायुदाब या घुट्टी लगाना क्या होता है बेटे, जैसे कि अभी हम लोग समझ रहे हैं, ये एक पौधा है, ठीक है, और ये पौधे की है शाखा, ठीक है, ये पौधे की क्या है, शाखा है। हम क्या करते हैं बेटे, एक पौधे की जो शाखा है, ठीक है, उस शाखा के ऊपर से हम लोग उसकी जो ऊपरी छाल है, ठीक है, उसे वलय के रूप में, वलय के रूप मतलब गोले के रूप में, गोलाकार रूप में, उसे वलय के रूप में क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। शाखा को नहीं कह रहा बेटे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसके ऊपर जो छाल आती है ना, ऊपर वाली छाल, उसे वलय के रूप में हटा देते हैं। हटा दिया, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं बेटे, अब उस वलय को हटाने पर वो जो पौधा है उसे हम लोग क्या करते हैं, मांस या गीली रुई, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो पौधे की जो छाल है उसे हम लोग क्या करते हैं, मांस या गीली रुई से उसे क्या करते हैं बेटे, हम लोग ढक देते हैं, ताकि उसके जो टिश्यूज है, उसके जो ऑर्गन है वो डैमेज ना हो जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके जो जस्ट ऊपर शाखा है वहां पर कोई भी पात्र बांध देते हैं, कुछ मान लो, ठीक है, और उससे बूंद बूंद करके पानी उसके ऊपर गिरता रहता है, ठीक है, उससे बूंद बूंद करके उसके ऊपर पानी गिरता रहता है, जिससे वो जो रुई है वो रुई क्या रहे, नम रहे, ठीक है। थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जिस शाखा से हमने यहाँ पे जो रुई लगाई है, मांस लगाया, कुछ भी, ठीक है, वहां से जड़ें निकल आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उस पादप को वहां से काट के, मतलब उस शाखा को वहां से काट के अलग कर देते हैं, मिट्टी में रोपित कर देते हैं, उससे नया पादप तैयार हो जाता है। ये विधि है आपकी वायुदाब विधि। कौन सी विधि है, वायुदाब विधि। अब इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट जिसका नाम है रोपण। इसके बाद में अपन लोग एक विधि और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है रोपण। ये अच्छी खासी विधि है, ठीक है, और इसके प्रकार भी बहुत से हैं। रोपण, रोपण का मतलब रोपित करना, नाम से ही पता है, ठीक है, इजी सी है, ठीक है। रोपण, रोपित क्या करेंगे बेटे, इसमें दो अलग अलग पादप होंगे, ठीक है, दो अलग अलग पादपों की शाखाओं को काटा जाएगा, काटकर उन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा। ये है विधि रोपण। कैसे मिलाएंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानने से पहले अपन लोग दो चीज जान लेते हैं, कलम और स्कंद। इसमें दो परिभाषा है, कलम और स्कंद किसे कहते हैं, ठीक है, कलम और स्कंद किसे कहते हैं, ठीक है। कलम किसे कहते हैं, जिस पादप की हम लोग डाली काट रहे हैं, जिस पादप की शाखा को हम लोग काट रहे हैं, जो गुण युक्त होती है, गुणवान होती है, उसमें कुछ अच्छी बात होती है। काट किस लिए रहे हैं, हम लोग इसलिए काटेंगे उसमें कुछ अच्छी बात होगी। तो जिस पादप की शाखा को हम लोग काट रहे हैं वो तो क्या कहलाती है, कलम कहलाती है। क्या कहलाती है, कलम कहलाती है। और जिस पादप के ऊपर, जैसे कि मान लो ये प्लांट है, ठीक है, और हमने क्या किया, दूसरे पौधे की शाखा को काट लिया, ये पौधा है, ठीक है, ये तो हमने काटा है दूसरे के, वो तो क्या है, कलम है। और जिस पौधे के ऊपर इस कलम को हम लोग लगाएंगे, ये कलम है, उसे लाकर क्या करेंगे, इसके ऊपर भी चीरा लगा देंगे और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो जिस पादप के ऊपर या जिस शाखा के ऊपर कलम को लगाया जाता है वो तो कहलाती है स्कंद, और इसे क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और इन्हें ऐसे लगाते हैं कि इनका जो कैम्बियम जो ऐदा है अंदर वाला, वो आपस में क्या हो जाए, मिल जाए। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इनका जो ऐदा है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, मिल जाता है, और ये दोनों, इसके गुण और इसके गुण, दोनों के गुण एक ही पादप में आ जाते हैं, वो आपस में ग्रोथ करता रहता है। ये विधि है आपकी कौन सी विधि, रोपण विधि। और रोपण विधि में हम लोग देखते हैं बहुत से प्रकार है, आप लोग इसे बुक में देख के भी अच्छे से कर सकते हो, समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। रोपण विधि हो गया। इसमें देखो बेटे जीवारोपण, जीवारोपण में हम लोग क्या करते हैं, देखो नाम से स्पष्ट है, आप लोग ये डायग्राम देखो समझ